जीत ही गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं किसी को दोष ना देते हुए मैं कहता हूँ मेरे किस्मत का दोष रहा, मैं चुनाव हार गया। लेकिन एक समाजवादी विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति, राजद का कार्यकर्ता, तो चुनाव जीत और हार के रूप में नहीं देखता है, बल्कि उनको एक संघर्ष के रूप में देखता है। तो इस संघर्ष के नाते 2020 की मेरी हार हुई हो, लेकिन संघर्ष तो अनवरत कार्यकर्ता का रिपोर्टिंग करने के लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं राजद का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। 2020 के चुनाव में राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जीत ही गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं किसी को कटिहार के मुख्य वक्ता के रूप में सेलेक्ट होकर के वहाँ गया था और अपनी पार्टी की और विचारधारा को वहाँ स्पष्ट करने का काम किया, लोगों को जागृत करने का काम किया, जोड़ने का काम किया। और जो हमारे लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो अभी भी अधिकारों से वंचित हैं और आज भावनात्मक मुद्दे में जिनका शोषण हो रहा है जाति, धर्म और मजहब के नाम पर, उनको जोड़ने के लिए, उन तक विचार पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे भेजा और मजबूती से काम किया। फिर वो अम्बेडकर परिचर्चा के बाद आज कल एक युवा संवाद कर रहा हूं कोसी के क्षेत्रों में, खास करके मधेपुरा और सहरसा में तो लगभग बहुत सारे संवाद हमारे हो चुके हैं। दर्जनों जगह हमने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और उसके नाते से अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव जी की क्रियाकलापों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम करता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, राम मनोहर लोहिया और पेरियार फुले साहब जैसे बड़े महान व्यक्तियों को, समाज सेवियों को, और जिनकी विचारधारा से आज समाज को एक नई दिशा मिलती है, उनकी विचारधाराओं को नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार में। मैं रोशन कुमार, रस न्यूज से। आज हम पूर्वी कोसी तटबंध के कोसी इलाके में हैं। ये जगह सरायगढ़ भपटिया ही पड़ता है। चूँकि हम एक जगह अपने रिपोर्टिंग के सिलसिले में जा रहे थे, अचानक से महिषी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और एक वर्तमान में उभरता हुआ चेहरा डॉक्टर गौतम कृष्ण सर मुझे दिख गए। बहुत ही सादे लिबास में दिखे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर इधर कहाँ घूमने आए थे और आगे 2024 का क्या रणनीति है। इन सब सारी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और सर से जानेंगे। एक बार आप भैया को दिखा दीजिए, चूँकि देखिए कि भैया मतलब विधायक के उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 250 का, एक बार अपने कैमरामैन से 250 का ये लोअर, 100 रुपया का चप्पल में। और भैया एक्स वीडियो रह चुके हैं और मुझे लग रहा है कि एक वीडियो का होना, उसके बाद फिर नेता बनने के रूप में और नेता बनना कितना ज़्यादा जवाबदेही हो सकता है, इन सब सारी मुद्दों पर हम भैया से बात करेंगे। और बहुत ही सिंपल, डॉक्टर गौतम कृष्ण भैया, आप जो है सो इधर मिल गए हमको, बहुत अचानक से ही मिल गए, तो कहाँ आना हुआ था इस साइड में, आप बताएंगे मुझे? दिल से शुक्रिया। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं सरायगढ़ भपटिया के इस पूर्वी कोसी तटबंध पे घूम रहा था और चूँकि यहाँ के अभी जो खेतीबाड़ी का सीज़न है और यहाँ की जनजीवन है, इन चीज़ों को एक देखने के सिलसिले में मुझे लगा कि यहाँ की ज़िंदगी किस तरह से कट रही है, सरायगढ़ की खेतीबाड़ी कैसा चल रहा है। एक उत्सुकतावश उनको देखने के लिए मैं इधर आया और आपसे मुलाकात हुई। अच्छा भैया, आप महिषी विधानसभा के भावी विधायक, बहुत सारे आदमियों के मुंह से, मुखारबिन से सुना भी है हमने कि आप पिछले 2019 में, पिछला जो विधानसभा का था, उसमें बहुत कम वोटों से आपकी हार हुई थी। उसके बाद फिर आपने आरजेडी को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास किया और अभी भी उन्हीं के टीम में आप शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 का जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई होंगी। तो उस जिम्मेदारियां में क्या क्या है और आप अपने विधानसभा में क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया करता हूं आपको कि आपने इंटरेस्ट दिखाया मेरे जैसे एक। अच्छा भैया, हम आपके विधानसभा, महिषी विधानसभा में भी कभी कभी जाते हैं
मौका मिलता है तो जब आपका इलेक्शन 19 के आसपास का था, तब मैं उस टाइम में गया था, तो मुझे पता चला था कि गौतम कृष्ण बहुत ही साधारण से व्यक्ति और एक्स वीडियो, मैं हर मतलब जो नौजवान टाइप के जितने भी युवक थे और बुजुर्ग, हर व्यक्ति के मुख पे आप ही का नाम था कि गौतम कृष्ण को हराया गया है, वो हारा नहीं है। उस समय क्या कुछ हुआ ये तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन सब ने आपको लगभग विधायक मान लिया था। फिर भी थोड़ी सी राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से जो है सो आपको जानबूझ करके हरा दिया गया था, जहाँ तक मुझे पता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? आप इस बार 2024 का इलेक्शन है, उसमें क्या लगता है आपको कि आप सभी युवा दिलों पे राज करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के वातावरण थे, जिस तरह से लोगों का अवेयरनेस था, लोगों का लगाव था, पार्टियों का समर्पण था, चुनाव मैं जीत गया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं किसी को अब दोष नहीं देता हूँ। मैं कैसे हारा, किन परिस्थितियों में हारा, प्रशासनिक मशीनरी कैसे दुरुपयोग हुए, या अन्य चीज़ जो भी अब प्रश्न है, चाहे पत्रकार महोदय के जहन का यह सवाल हो या आम व्यक्ति का सवाल हो, इस पे अब मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सीधे सीधी कहता हूं कि मेरे किस्मत के दोस्त है। मैं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक प्रशासनिक तौर पे एक पदाधिकारी अगर काम करता हुआ हो तो उसके ऊपर क्या प्रेशर बनाया जाता है सरकार की तरफ से, या क्या प्रेशर बनता है। मैं आपके बहुत सारे पोस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने जो अपना वीडियो का पद छोड़ दिया, वो किसी सरकार के दबाव में आकर के ही आपने ऐसा कदम उठाया था क्या सर? पहले मैंने स्पष्ट किया पत्रकार महोदय कि जो बातें भूली बिसरी हो उसको अब कुरेदना बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं यही कहा कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने पढ़ाई किया, तैयारी किया। पटना में हो, पटना का गोल्ड मेडलिस्ट था पटना यूनिवर्सिटी का, और फिर वहाँ से चल करके हम दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद वीडियो बने आए। तो जहाँ आए ईमानदारी के साथ काम किए, और आज भी मुझे लगता है कि मुझे जो भी पद मिले और जो भी आगे जिम्मेवारी समाज या सरकार देगी, उसमें भी मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वही ईमानदारी पूर्वक काम करने का नतीजा था कि आज रोड पर फिर संघर्ष कर रहा हूँ। कल पद पे थे तो अपने ऑफिस में काम करते थे मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, गरीब गुरबों के लिए, और आज छोड़ दिए हैं तो राजनीतिक जिस पार्टी में जुड़े हैं उसके लिए ईमानदारी से काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं। ईमानदारी मेरी एक सिद्धांत के रूप में है, वो सदा बनी रहेगी, चाहे उसका परिणाम जिस रूप में आए, चाहे वो पद छोड़ने की नौबत आए या कुछ भी हो, लेकिन यह ईमानदारी नहीं छूटेगा, काम करने का जज्बा नहीं छूटेगा, और गरीब गुरबों का आशीर्वाद भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा भैया, इस माइक के पे बात करते हुए मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूँगा कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जब आप जीत के आते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि चूंकि ये कोसी का एक इलाका है, देख सकते हैं ये गरीब नौनिहाल बच्चा है, और आप इसका रहन सहन देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे देखिए किस हालत में ये लोग हैं। तो इसके जो हालत है, वो स्थिति है, वो आप इन सब से देख सकते हैं। तो आपका सबसे पहला काम, जब आप चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे, तो फिर आपका सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, विधानसभा 2020 का चुनाव तो बीत गया, मैं अगली का बात कर रहा हूँ। आगे 24 की तैयारी कर रहा हूँ मजबूती से, और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा, हमारे लिए तो भगवान जैसे हैं, और तेजस्वी यादव जी पे है। अगर उन्होंने पार्टी का मुझे टिकट दिया मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़वाने का, अगर फैसला पार्टी का हुआ तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, तो लोकसभा जाऊंगा तो एक अलग काम होगा। खुदा न खास्ते अगर दुर्भाग्य साथ रहा, अगर फिर 25 का हुआ तो 25 में विधानसभा जाऊंगा, तो वहाँ यानी कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, चाहे वो विधानसभा जाने की हो या लोकसभा जाने के लिए, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इधर दिखाइए कैमरामैन साहब, आप देखिए ये पूर्वी कोसी तटबंध है, और आगे यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद नेपाल बैरेज है, और यहाँ से कोसी को बांध करके फिर खगड़िया तक बांधा गया है, पूर्वी और पश्चिमी दो तटबंधों। 1955 में कोसी का बांध का निर्माण शुरू हुआ और 1965 में फाइनल हुआ। तो जिस समय यह कोसी तटबंध बनाए जा रहे थे, तो इसके पेट के अंदर देखिए, इधर दिखाइए, ये
ये पूर्वी कोसी तटबंध है जी, और जी। वहाँ पश्चिमी तटबंध है और बीच का पेट कम से कम 8 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर का होता है। जी। तो इस 12 किलोमीटर के रेंज में यहाँ से लेकर के नेपाल से लेकर के खगड़िया तक के जो लोग हैं, जो बसे हुए लोग हैं, जिसका बसाया हुआ जिंदगी था, खेतीबाड़ी था, रहन सहन था, उनको बीच में रख करके विकास की एक नई रेखा रखी गई है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, विकास किसी के कंधे पे नहीं होना चाहिए, विकास सबके लिए होना चाहिए। तो जो तटबंध से बाहर हैं उनके लिए तो ज़िंदगी में आप रोशनी आ गया, विकास की रेखाएं चलने लगे, उनका जीवन तो सुखमय हो गया। लेकिन जो कोसी तटबंध के अंदर बसे हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गए। उनका आज भी न सड़क है, न आज भी स्कूल सही से संचालित होता है, ना आज वहाँ कोई जनजीवन के सही से तौर तरीके हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। और स्पष्ट करें तो लगभग 4 से 6 महीना पानी का समय रहता है, बाढ़ का रहता है। तो मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि इनके कीमत पर विकास ना हो, इनको साथ लेकर के, इनको तजब्बो दे करके, इनको आरक्षण की व्यवस्था करके, इनको कोसी प्राधिकार का प्रावधान लागू करके इनके जीवन में भी खुशहाली लानी होगी। जो तटबंध के अंदर बसे हुए हैं ये लाखों लोग हैं, ये लाखों लोग हैं जो कोसी बैराज से लेकर के खगड़िया तक हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इनके कीमत पर नहीं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी सुख दुख हैं, इनके भी अपने भविष्य हैं। तो यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनका ज़िंदगी बहुत बदतर क्यों नहीं है, क्योंकि न स्कूल है, न हॉस्पिटल है, न सड़कें हैं, न बिजली की सही से व्यवस्था है। और खेती-बाड़ी में लगभग साल के 6 महीना आपको पानी में डूबा हुआ रहता है या उनसे भरा हुआ पानी रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर विशेष प्रावधान नहीं किया जाएंगे, कोसी प्राधिकार न लागू किया जाए, उसको ऋण की व्यवस्था न किया जाए, उनके बच्चों को एक स्पेशल कैटेगरी में रह करके ग्रुप डी में जो कोसी प्राधिकार का लॉज कहता है, तो उसमें न रख करके उनको नौकरी में सुविधा न दी जाए, तो फिर उनके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी। तो इसके लिए मैंने कई बार संघर्ष भी किया है। अपने मैनिफेस्टो में, अपने तरीक़ों से मैंने हर जगह कहा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, चाहे वो लोकसभा जाने का हो या विधानसभा जाने का हो, तो निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी, कोसी प्राधिकार को लागू किया जाए, कोसी प्राधिकार के प्रावधानों के अनुरूप यहाँ के रचे बसे हुए लोगों को सुविधाएं दी जाए। अच्छा गौतम कृष्ण सर, आज के युवा अभी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, भटक इस तरीके से रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मूल्यांकन कर रहा हूँ कि युवा में क्या हो रहा है कि वो 18 से 25 साल के हो रहे हैं, तो वो जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। और मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं हालांकि पत्रकार हूँ तो मैं बताना नहीं चाहूँगा माइक पे कि कभी मैं भी जातिवाद का शिकार हो गया था। खैर वो पुरानी बातें हो गई है, मैं अब उनको ताज़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले हम कहेंगे जीवन में 3-4 चीज़ों से दूर रहिए। सबसे पहले जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप इतिहास ज़रूर पढ़ते होंगे, नहीं तो कम से कम 10वीं क्लास तक की पढ़ाई में तो आप इतिहास पढ़ते होंगे। जी जी। और इतिहास में आपको पढ़ाया गया होगा कि आदमी का विकास कैसे हुआ, जाति धर्म मजहब कहाँ से आए और ये समाज का निर्माण कैसे हुआ। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बात करेंगे। एक दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि युवाओं को नशा से दूर रहना चाहिए। जाति धर्म भी एक नशा है, ये ड्रग्स भी नशा है, और गलत चीज़ों का आना अपने आप में समाहित करना भी एक नशा है। तो इन बुराइयों से दूर रहिए। और ख़ास करके जाति धर्म अभी हमारे राजनीतिक व्यवस्था को इतनी कमज़ोर कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचारी है, सही से काम नहीं करता है, तो उस पर अगर कार्रवाई होती है तो तुरंत हम लोग कहते हैं ये फलना कास्ट का है, ये फलने जाति धर्म का है, इसलिए इसको टॉर्चर किया जा रहा है। तो वहाँ इफ़िशेंसी नहीं देखी जाती है, जाति धर्म हो जाता है। जब वोट की बात आती है तो हम किसी भी उम्मीदवार का चयन और उसके फेवर में वोट कास्टिंग हम लोग इस आधार पे नहीं करते हैं कि ये उम्मीदवार अच्छे हैं या बुरे हैं। हम लोग किस आधार पे करते हैं तो ये किस जात का है,
किस पार्टी का है। तो और इस आधार पे हम अच्छे योग्य उम्मीदवार को नहीं खोज पाते हैं। प्रशासन में हम अधिकारियों पे सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि इन भावनात्मक मुद्दों में उलझ करके अपनी विकास और अपने समाज को वही निचले पौधान पे जो छोड़े हुए थे उसी को छोड़े हुए रह जाते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे। मैं आपका फेसबुक का पोस्ट देख रहा था, बहुत ही साधारण। मुझे नहीं लग रहा कि मैं एक मतलब चूँकि बात यह है कि मैं जब आपका पोस्ट देखा तो पोस्ट को जैसे स्लाइड कर रहा था तो मैं आपका देखा कि आप साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैंने देखा कि एक शौचालय आप साफ़ कर रहे हैं, डॉक्टर गौतम कृष्ण एक्स वीडियो, और ये भावी विधायक या सांसद कह सकते हैं राजद से 2024 के आगामी चुनाव में। ये जो स्वच्छता वाली बात है भैया, आपको कभी नहीं लगता है कि डॉक्टर गौतम कृष्ण अपने आप को वीडियो मानते हुए, और मैं एक विधायक हूँ फिर भी मैं साफ़ सफाई में इतना तवज्जो रखता हूँ इतने ध्यान से, या जहाँ भी गंदगी दिखती है मुझे तो फिर मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर कहाँ से आती, मतलब इतना साधारणीकरण कैसे? एक विधायक इतना साधारण हो नहीं सकता है। ये तो देखिए आपके शिक्षा और अपने संस्कार से आते हैं। मैं सोचता हूँ जब आप एक सोना का चेन पहनते हैं तो क्या करते हैं, एक बटन खोल इसको दिखाते हैं। तो सोना का चेन आप दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन घर की सफाई करना आप दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं? घर की सफाई, कहीं गंदगी हो या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उस ऑफिस की अगर सफाई करेंगे तो मुझे लगता है एक बेहतर संदेश भी जाएगा और तरीका भी अच्छा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक झूठी भ्रम में खोए हुए हैं और न जाने चीज़ों को हम लोग दिखाते हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रति हम लोग अवेयर नहीं हैं। हम लोग समाज की स्वच्छता के प्रति अवेयर नहीं है। हम लोग जाति, धर्म, मजहब की स्वच्छता के प्रति अवेयर नहीं है। तो मेरा मानना है इन चीज़ों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। और फिर जहाँ तक बात है, एक मेस्तर काम करने वाला, नाला में काम करने वाला और मलमूत्र साफ करने वाला मेस्तर भी तो हमारे ही समाज का आदमी है। वो तो मेरा भाई है, वो कर सकता है, वो गटर में घुस करके पैखाने की सफाई कर सकता है। लेकिन गौतम कृष्ण अपने ही घरों की शौचालय को सफाई करने के लिए दूसरे इंसान को बुलाता है। इंसान होने के नाते इंसानों से सफाई कराता है, मैं खुद से क्यों नहीं कर सकता? बात ये है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस इसलिए कि इस अहंकार में मेरे पास जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, इसलिए अपने मेस्तर को बुलाता हूँ, उससे सफाई करवाता हूँ, लैट्रिन की सफाई करवाता हूँ। तो गौतम कृष्ण के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। तो पैसे की कमी तो है ही, इसमें कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपका अगर बोले तो मुझे लग रहा है कि वो तो स्पष्ट करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, तब शायद आप नहीं जाने। मेरे पिताजी के पास 4 बीघे के आसपास ज़मीन, और बहन की शादी में लगभग 2 बीघा ज़मीन पिताजी ने बेच करके शादी विवाह संपन्न किए। ठीक है, बचे 1.5 से 2 बीघा ज़मीन। उस 1.5 बीघा ज़मीन के एक बेटा, बाप का बेटा हूँ, और 14 महीना की मैं नौकरी किया। तो इसमें आप खुद आकलन कर सकते हैं मैं पैसा कहाँ से ला सकता हूँ। मेरे कोई अन्य धंधे नहीं है, मेरे कोई बिजनेस नहीं है। मेरे भाई भी बेरोजगार हैं और पिताजी भी बेरोजगार हैं, अब तो बीमार होकर के बेड पे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप आकलन करेंगे तो आपको स्वतः लग जाएगा कि मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। स्पष्ट तो ये करना चाहता हूँ कि राजनीति करने के क्रम में तो कभी कभी भोजन पे आफत हो जाती है, कभी गाड़ी में तेल की आफत हो जाती है, तो कभी मोटरसाइकिल से, तो कभी तेल और थोड़ी व्यवस्था हो गई तो उससे चलता हूँ। तो जो मेरे साथ चल रहे हैं, युवा टीम हो या जो हो, तो मैं उनकी महानता कहता हूँ, उनके माता पिता के अच्छे संस्कार कहता हूँ कि जो मुझे साथ दे रहे हैं राजनीति की इस संघर्ष में। तो इसलिए मैं बेहद साधारण और बेहद गरीब परिवार से हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ देख रहे थे डॉक्टर गौतम कृष्ण, भावी विधायक या सांसद आप कह सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विधायक के तौर पे ही अगले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होकर पक्का उम्मीद है कि आएंगे। बहुत ही बेहद साधारण जिंदगी। 10,000 का जीन्स पहनने वाला व्यक्ति अगर 200 के लोअर में घूम रहा हो तो आप इसके बड़प्पन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मैं रोशन, धन्यवाद।